फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की माइंस सब कमेटी माइनर मिनरल्स एवं इन्वायरमेंटल सब कमेटी की बैठक आज चैम्बर भवन में हुई। समिति के अध्यक्ष नितेश शारदा एवं डॉक्टर अनल सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनियुक्त सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर नितेश शारदा ने सभी नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य के प्रत्येक जिले से सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि खनिज क्षेत्र की समस्याओं को ज़मीनी स्तर से समझकर व्यापक रूप से उठाया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से पत्थर खनिज लीज की समाप्ति वर्ष 2026 एवं 27 तक के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति ने बताया कि सरकारी भूमि पर अनेक लीजें पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा की गई नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है। चेंबर ने सरकार द्वारा अपनाई गई पत्थर लीज ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह नीति पूर्णतः असफल रही है। नीलामी सफल न होने के कारण राज्य में खनन गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई हैं, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगारी एवं भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से अब तक सरकारी भूमि पर नए पत्थर लीज या नवीनीकरण पूरी तरह बंद है। लगभग 10 वर्षों की लीज अवधि अब समाप्ति के कगार पर है। वर्तमान में सरकार केवल रैयत निजी भूमि पर 3 हेक्टेयर तक के नए लीज या नवीनीकरण की अनुमति दे रही है। झारखंड में रॉयल्टी दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगभग 2 गुनी हैं। समिति ने चेतावनी दी कि 2027 में सभी लीजों की अवधि समाप्त होने पर राज्य में पत्थर की उपलब्धता घटेगी, जिससे आम जनता को निर्माण कार्यों में अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वो इस गंभीर स्थिति पर तत्काल संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि सरकार असफल नीलामी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए समाप्त एवं समाप्ति की स्थिति में पहुंच रही लीजों का शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित करे ताकि उद्योग, व्यवसाय एवं श्रमिक वर्ग को राहत मिल सके। वर्तमान में झारखंड में बालू की आपूर्ति कई महीनों से लगभग ठप है और अधिकांश बालू पड़ोसी राज्यों से आयात की जा रही है। परिणाम स्वरूप स्थानीय बाजार में कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब पत्थर उद्योग पर भी यही संकट मंडरा रहा है, जिससे निर्माण कार्यों की लागत और आम जनता पर बोझ और अधिक बढ़ने की संभावना है। झारखंड, जो खनिज संसाधनों के मामले में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, आज गिट्टी, बालू जैसी मूलभूत निर्माण सामग्रियों की कमी से जूझ रहा है। यह राज्य की खनन नीति एवं प्रशासनिक असफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड जो प्रदेश है ना, ये प्राइमरली एक मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पर। तो आज जो खनन जो होती है, जैसे मेजर मिनरल्स हुआ, माइनर मिनरल्स, तो खनन के पीछे जो व्यापारी की जो समस्याएं होती हैं, उसी को लेके जो सब कमेटी जो बैठती है, कैसे खनन यहाँ पर और बढ़े। ये जितने भी बिजनेस एक्टिविटी से रोजगार सृजन होता है, सरकार को भी भारी पैसा कर के रूप में आता है। और ये बैठकें जो है निरंतर होती रहती हैं और जो समस्याएं हैं, जो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट, जैसे पोल्यूशन हुआ, माइनिंग सेक्रेटरी हुआ, या पुलिस हुआ, या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उनके पास हम लोग ये फिर समस्याओं को लेके जाते हैं ताकि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनको अपनी समस्याओं से निजात मिले। और फेडरेशन का यही रोल रहता है। बाकी हम लोग यहाँ पर बंद पड़े जो खदान हैं वो कैसे खुले। यहाँ पर पिछले दिन परासी गोल्ड प्रोजेक्ट एक है, जहाँ पर सरकार ने ही टेंडर के द्वारा वो माइंस किसी को दिया है, लेकिन वो आज दिन तक खुल नहीं पाया। तो निश्चित रूप से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो बंद पड़े खदान है कैसे खुले। एक बहुत गलत मैसेज जाता है कि झारखंड में सरकार द्वारा ही आवंटित
माइन होने के बाद भी सरकार द्वारा ही उसमें अड़चन लगाई जाती है, तो ये अच्छे संदेश नहीं जाते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर उड़ीसा में 50,000 रॉयल्टी आता है लॉयर्स से, और हमारे राज्य में 12,500 आता है। तो ये सब बातें हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तभी बड़ी हो सकती है। अभी हमारा फिलहाल 1.5 लाख करोड़ का बजट होता है, तो अगर ये सब हम लोग सरकार ध्यान देती है तो निश्चित रूप से कम 50,000 करोड़ का और इसमें जुड़ाव आता है। और समय की मांग है कि जल को भी हम लोग को बचाना है। जल की भी जो है सीमित है अभी, कई देशों में तो बहुत दिक्कत है जल को लेके। और अभी हमारा जो भूगर्भ है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी स्तर वो निरंतर दिनों दिन गिरता जा रहा है। तो लोगों के बीच में जल संरक्षण कैसे बढ़े, लोगों के बीच में वो जागरूकता लाना, और ऐसी जो भी चीज़ें, यही कार्य होता है हमारे फेडरेशन का। हमारे सरकार से तो हमारे संपर्क बराबर रहते हैं, और इन मुद्दों को हम लोग बराबर पत्रचार के द्वारा और मिलने के, और इसके अलावा हम लोग ना कई वर्कशॉप्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हम लोग कैसे ये चीज़ों को हम लोग अपने प्रदेश में बढ़िया कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हाल में सीड के अंतर्गत डिकार्बनाइजेशन के ऊपर भी एक कार्यशाला हुई थी, जिसमें देश विदेश के लोगों ने शिरकत की। और उसमें भी हम लोग बात यही करते हैं कि आने वाले दिन में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जितने भी, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, और हम लोग उसमें ऑल्टरनेटिव जो होता है ईंधन, उसके बारे में बात करें। जैसे सोलर हो गया, आपका जियोथर्मल हो गया, आपके उसके बाद आपके विंड एनर्जी हो गया, वाटर हाइडल हो गया। तो निरंतर हमारी बातें इस रूप में चलती रहती हैं।